शशांक। और आज मैं आप सबको पढ़ाने वाला हूँ ऑर्डिनरी बिल के बारे में। कि किस तरह से ऑर्डिनरी बिल हमारा एक एक्ट में कन्वर्ट किया जाता है, एक एक्ट कैसे बनता है ऑर्डिनरी बिल। इंट्रोडक्शन से लेके उसके एक्ट बनने तक का सफर आज हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो उससे पहले हम लोग जान लें कि ऑर्डिनरी बिल हमारा होता क्या है। तो ऑर्डिनरी बिल सिंपली हमारा एक लॉ होता है, ठीक है। जो ना मनी बिल होता और ना कॉन्स्टिट्यूशन। मनी बिल ना होने से मेरा मतलब ये था कि वो बिल जो किसी भी मनी मैटर को डिस्कस नहीं करता और ना ही किसी भी तरह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करता है। ये सिंपली एक लॉ होता है, ठीक है, अदर देन मनी बिल और अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, ठीक। अब अगर ऑर्डिनरी बिल को हमें इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो इसके लिए कोई स्पेसिफिक नहीं होता है कि इसे लोकसभा या राज्यसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। इसको किसी भी हाउस में, पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। और इसको इंट्रोड्यूस करने के लिए कोई भी मिनिस्टर या फिर उसी हाउस का कोई भी मेंबर इसको इंट्रोड्यूस कर सकता है। उसमें कोई भी बाउंडेशन नहीं होती है कि सिर्फ और सिर्फ कोई एक मिनिस्टर या फिर कोई एक पर्टिकुलर गवर्निंग बॉडी का कोई मेंबर ही इसको इंट्रोड्यूस कर सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है। कोई भी लाइक माइंडेड पीपल जो कि उस हाउस का मेंबर है, वो इस बिल को इंट्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है। तो ये था हमारा ऑर्डिनरी बिल के बारे में। अच्छा, ऑर्डिनरी बिल का मेंशन हमें आर्टिकल 107 में मिलता है, ठीक है। इसके प्रोसीजर के बारे में सारी चीजें हमें यहाँ पे आर्टिकल 107 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में देखने को मिलता है। उसके बाद हमारे आर्टिकल 108 में, 108 में जॉइंट सीटिंग का भी प्रोविजन है, जिसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। उससे पहले आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं ऑर्डिनरी बिल की एक बिल से एक्ट बनने तक का सफर, ठीक है। तो अगर हम देखें तो एक बिल एक्ट बनने से पहले 5 स्टेजेस से पास करता है। 5 स्टेजेस से पास करता है। तो आइए चलते हैं, वन बाय वन इन 5 स्टेजेस को हम लोग डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से एक बिल हमारा एक्ट बनता है। ओके, तो फर्स्ट वी स्टार्ट विथ फर्स्ट स्टेज। पहला स्टेज हमारा होता है फर्स्ट रीडिंग। फर्स्ट रीडिंग। तो इस स्टेज के अंदर हमारा जो भी मेंबर या फिर मिनिस्टर जो बिल को इंट्रोड्यूस करना चाहता है, ठीक है, उसे हाउस से डिमांड करना होगा फॉर द लीव ऑफ द हाउस, हैज टू आस्क फॉर द लीव ऑफ द हाउस टू इंट्रोड्यूस द बिल। हाउस टू इंट्रोड्यूस द बिल। अब ये लीव ऑफ द हाउस होता क्या है? लीव ऑफ द हाउस हमारा होता है फॉर्मल अप्रूवल बाय द हाउस। फॉर्मल अप्रूवल, दैट मीन्स कि वो एक तरह से परमिशन मांगता है कि क्या हम इस बिल को इंट्रोड्यूस यहाँ पे भी कर सकते हैं कि नहीं। और अगर उसे ये लीव ऑफ द हाउस ग्रांट कर दिया जाता है, तो जो मूवर होता है बिल का, वो उस बिल को उस बिल के टाइटल को बाय रीडिंग, टाइटल एंड ऑब्जेक्टिव्स, ओके, उस बिल को इंट्रोड्यूस करने के लिए क्या करता है जो मूवर होता है, और उसके टाइटल को रीड करता है और ऑब्जेक्टिव्स को रीड करके उस बिल को इंट्रोड्यूस करना है। और ध्यान रहे, इस जो पहला स्टेज होता है यहाँ पे कोई भी जनरल डिस्कशन नहीं किया जाता है। उस बिल को यहाँ पे डिस्कस नहीं किया जाता है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो मूवर होता है वो लीव ऑफ द हाउस की डिमांड करता है, और अगर उसको ग्रांट कर दिया जाता है तो वो उस बिल को इंट्रोड्यूस करता है बाय रीडिंग इट्स टाइटल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, ओके। और यहाँ पे किसी भी तरह का जनरल डिस्कशन नहीं किया जाता उस बिल को लेकर, ठीक। अब जब इंट्रोड्यूस कर दिया तो उसके बाद इस बिल को पब्लिश किया जाता है गैजेट ऑफ इंडिया में, ठीक है। पब्लिश इन गैजेट ऑफ इंडिया। अच्छा, ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी भी बिल को इंट्रोड्यूस करने के बाद ही उसको पब्लिश किया जाए। मेंबर्स चाहे तो जो जिस भी हाउस में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं उसके जो प्रेसिडेंट, जैसे अगर लोकसभा में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो स्पीकर से परमिशन लेके पहले उसको पब्लिश किया जा सकता है। और अगर पहले अगर उस बिल को पब्लिश किया जा चुका है गैजेट ऑफ इंडिया में, तो उसे दोबारा उस बिल को इंट्रोड्यूस करने के लिए लीव ऑफ द हाउस की डिमांड की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो पहली रीडिंग में अभी तक हम लोगों ने जितना देखा, तो पहली रीडिंग में हमने सिर्फ और सिर्फ क्या किया, इंट्रोडक्शन हुआ बिल का, इंट्रोड्यूस किया,
ठीक है, इंट्रोडक्शन और पब्लिकेशन, इंट्रोडक्शन और पब्लिकेशन कॉन्स्टिट्यूट द फर्स्ट रीडिंग, कॉन्स्टिट्यूट द फर्स्ट रीडिंग। ओके, तो पहला स्टेप था हमारा फर्स्ट रीडिंग। फर्स्ट रीडिंग के अंदर हम लोग लीव ऑफ द हाउस को डिमांड, लीव ऑफ द हाउस का डिमांड करते हैं, जो भी उस बिल को इंट्रोड्यूस करना चाहता है। ठीक है, और अगर उस बिल लीव ऑफ द हाउस ग्रांट कर दिया जाता है तो वो उस बिल को इंट्रोड्यूस करता है बाय रीडिंग टाइटल एंड इट्स ऑब्जेक्टिव्स। और ध्यान रहे, पहली रीडिंग में कोई भी डिस्कशन नहीं किया जाता उस बिल को लेके, और उसके बाद गैजेट ऑफ इंडिया में इसको पब्लिश किया जा सकता है। ठीक है, तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि जो हमारा पहला रीडिंग होता है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन होता है और पब्लिकेशन होता है उस बिल का। ओके ना, अब चलते हैं दूसरे रीडिंग में हमारे। तो दूसरा हमारा स्टेज आता है सेकंड रीडिंग। सेकंड रीडिंग, अब इस चीज एक चीज हमें ध्यान रखना है कि बिल के इनैक्टमेंट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है हमारा सेकंड रीडिंग, मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसको डिस्कस किया जाता है, जनरल डिस्कशन होता है, जनरल डिस्कशन देखने को मिलता है। दूसरा, उस बिल की डिटेल्ड स्क्रूटनी की जाती है, डिटेल्ड स्क्रूटनी क्लॉज बाय क्लॉज। तीसरा, ये जो बिल होता है ना, ये अपने फाइनल शेप को इसी स्टेज में क्या करता है, एज्यूम करता है। फाइनल फाइनल शेप में एज्यूम करना मतलब कि जितने भी चेंजेस हमें करने होते हैं उसमें हम इसी स्टेज में करते हैं। ओके, तो एज्यूम्स इज फाइनल शेप, एज्यूम्स इज फाइनल शेप। ठीक है, ये होता है हमारे सेकेंड रीडिंग में। तो सेकेंड रीडिंग भी हमारे तीन सब स्टेजेस में डिवाइड है, तीन सब स्टेजेस में डिवाइड है। तो पहला स्टेज इसमें हमारा है स्टेज ऑफ जनरल डिस्कशन, स्टेज ऑफ जनरल डिस्कशन। ठीक है, तो आप नाम से ही समझ सकते हैं इस स्टेज में हम लोग जनरली उस बिल को डिस्कस करने वाले हैं। तो किया क्या जाता है इस स्टेज में, सबसे पहले तो जो प्रिंटेड कॉपीज होती हैं बिल की उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। ठीक है, टू ऑल द मेंबर्स ऑफ द हाउस। फिर उसके बाद इसके जो बिल के जो प्रिंसिपल्स और प्रोविजंस होते हैं उनको डिस्कस किया जाता है। ठीक है, discussions discussion on the principles and provisions of the ओके ना। लेकिन ध्यान रहे कि इस बिल को डिटेल में डिस्कस यहाँ पे नहीं किया जाता है। ठीक है, डिटेल में इसको यहाँ पे स्टेज और जनरल डिस्कशन में डिस्कस नहीं किया जाता है। ओके, the details of the bills are not discussed, the details of the bill are not discussed। ठीक, तो सेकेंड रीडिंग का हमारा सब स्टेज का पहला पार्ट होता है स्टेट ऑफ जनरल डिस्कशन, जहां पे सबसे पहले प्रिंटेड कॉपीज बिल की उस हाउस के हर एक मेंबर को डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है, और फिर उस बिल के जो प्रिंसिपल्स और प्रोविजंस होते हैं उसका उस पर डिस्कशन किया जाता है। लेकिन ध्यान रहे कि उस बिल को डिटेल में इस स्टेज में डिस्कस नहीं किया जाता है, सिर्फ और सिर्फ उसके प्रोविजंस और प्रिंसिपल्स को जनरल डिस्कशन हमारा होता है बस। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज ओके, सो इस स्टेज के बाद, एट दिस स्टेज अगर हम इस स्टेज की बात करें तो इस स्टेज में हमारे जो हाउस होते हैं वो फोर एक्शंस ले सकते हैं, चार तरह से एक्शंस लिया जा सकता है। पहला कि इमीडिएटली उसको कंसिडर कर लिया जाए, इमीडिएटली उसको कंसिडर किया जाए और उसके हर एक प्रोविजन पे वोटिंग की जाए। ठीक है, दूसरा दूसरा हम ये कर सकते हैं कि रिफर कर दे बिल, रिफर द बिल टू अ सेलेक्ट कमिटी, बिल टू अ selected committee, select committee of the house।
कमिटी ऑफ द हाउस। ठीक है, तो पहला उसको हम इमीडिएटली कंसिडर कर ले या फिर हम बिल्कुल रेफर कर दे सेलेक्ट कमिटी फॉर द डिटेल्ड स्क्रूटनी। ठीक है, तीसरा रेफर करते बिल को टू अ जॉइंट सेलेक्ट कमिटी, टू अ जॉइंट सेलेक्ट कमिटी। जॉइंट सेलेक्ट कमेटी मतलब लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स को मिला के जो कमेटी फॉर्म होगी वो हमारी क्या होगी, जॉइंट सेलेक्ट कमेटी। दैट मीन्स जॉइंट सेलेक्ट कमेटी में हमारे लोकसभा और राज्यसभा दोनों के ही मेंबर्स होंगे। ठीक है, एक ऑफ द टू हाउसेस, ऑफ द टू। ठीक, चौथा हम इस बिल को सर्कुलेट करें फॉर पब्लिक ओपिनियन। ठीक है, सर्कुलेट द बिल टू द इलिसिट पब्लिक ओपिनियन। ठीक, तो जो हमारा स्टेज ऑफ जनरल डिस्कशन है यहाँ पे चार तरीके के स्टेप्स लिए जा सकते हैं। पहला कि उस बिल को इमीडिएटली कंसिडर करके उसके हर एक क्लॉज, उसके क्लॉज बाय क्लॉज वोटिंग करें। ठीक है, दूसरा बिल को रेफर कर दे सेलेक्ट कमेटी को फॉर अ डिटेल स्क्रूटनी, या फिर अगर दोनों हाउसेस के मेंबर्स साथ में मिलकर कोई कमेटी को फॉर्म करते हैं जिसको हम लोग ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी बोलते हैं, वो भी उसको डिटेल डिटेल में स्क्रूटनाइज कर सकता है। फिर ये भी हो सकता है कि हम उस बिल को पब्लिक ओपिनियन के लिए ओपन कर दें। ठीक है, हम उनकी राय जानने का इंतजार करें फिर कोई एक्शन लें। ओके, जनरली होता क्या है कि स्टेज जनरल डिस्कशन के बाद हम लोग कमेटी को रेफर कर देते हैं, सेलेक्ट कमेटी को रेफर कर देते हैं फॉर द डिटेल स्क्रूटनी। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं आइए दूसरे सब स्टेज को, जिसको हम लोग बोलते हैं कमिटी स्टेज, जिसको हम लोग बोलते हैं कमिटी स्टेज। अब कमिटी स्टेज में क्या होता है, कमिटी स्टेज में हम लोग बिल्कुल थोरोली एग्जामाइन करते हैं, एग्जामिन करते हैं, एग्जामिन थोरोली, थोरोली। ओके, अच्छे से उसको एग्जामिन करते हैं क्लॉज बाय क्लॉज, क्लॉज बाय क्लॉज उसको एग्जामिन किया जाएगा। क्लॉज बाय क्लॉज एग्जामिन किया जाएगा उसे। ओके, फिर उसके बाद इस स्टेज में जो मेंबर्स होते हैं जो उसको एग्जामिन करते हैं वो अमेंड कर सकते हैं, कैन अमेंड दिस प्रोविजन। ओके, लेकिन ध्यान दें विदाउट अल्टरिंग दिस प्रिंसिपल्स, विदाउट अल्टरिंग इट्स प्रिंसिपल्स। मतलब कहने मतलब ये हुआ कि कोई बिल अगर इंट्रोड्यूस हो रहा है वो कमेटी स्टेज तक पहुंचता है और वहां पे कमेटी मेंबर्स उसको अगर अच्छे से एग्जामिन कर रहे हैं इन डिटेल क्लॉज बाय क्लॉज, तो वो उसके प्रोविजंस को अमेंड तो कर सकते हैं, लेकिन उन्हें इस बात का ध्यान रखा होगा कि बिल के प्रिंसिपल्स को चेंज ना करें। ओके, वो बिल के प्रिंसिपल्स को चेंज नहीं कर सकते, और आफ्टर कंप्लीटिंग द स्क्रूटनी वो क्या करेंगे कि उस बिल को वह कमिटी हाउस को रिपोर्ट करेगी। ठीक है, और फिर उसके बाद आता है हमारा तीसरा कंसिडरेशन स्टेज, कंसिडरेशन स्टेज। ठीक है, इस स्टेज में क्या होगा, अ, जो कमेटी ने रिपोर्ट किया है हाउस को बिल आफ्टर द अमेंडमेंट, ठीक है, जो भी अमेंड किए होंगे, ठीक है, अब उसको कंसिडर किया जाएगा और उस पे वोटिंग की जाएगी, उसको डिस्कस किया जाएगा, हर एक क्लॉज को डिस्कस किया जाएगा, उस पे अलग अलग वोटिंग की जाएगी। और जो मेंबर्स वहां पे डिस्कस कर रहे हैं वो चाहे तो खुद भी कोई भी अमेंडमेंट को मूव वहां पे कर सकते हैं, और अगर ऐसा भी कर लिया गया तो वो बिल का पार्ट बन जाएगा। तो यहाँ पे फिर बात करें तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हो क्या रहा है, डिस्कस। ठीक है, ईच क्लॉज डिस्कस, ईच क्लॉज इज डिस्कस्ड एंड वोटेड अपॉन सेपरेटली। ठीक है, वोटेड अपॉन सेपरेटली। ठीक, तो ये हो गया हमारे तीन सब स्टेजेस हमारे सेकेंड रीडिंग के। तो सेकेंड रीडिंग में तीन चीजें हुई, सेकेंड रीडिंग के अंदर तीन चीजें हुई। पहला, स्टेज ऑफ जनरल डिस्कशन हुआ, जनरल डिस्कशन हुआ।
ठीक है। फिर कमेटी ने उसको कंप्लीटली, सेलेक्ट कमेटी को रेफर किया गया। सेलेक्ट कमेटी ने क्या किया, उसको कंप्लीटली स्क्रूटनाइज किया इन डिटेल। ठीक है। और उसने अमेंडमेंट्स भी किए, अगर जरूरी रहता है तो उस पर अमेंड भी किए जाते हैं, उसको अमेंड भी किया जाता है। फिर कंसिडरेशन स्टेज आता है हमारा। कंसिडरेशन स्टेज में क्या होगा, कंसिडरेशन स्टेज में यहाँ पे हर एक क्लॉज को डिस्कस किया गया और उस पर वोट किया गया। और अगर किसी मेंबर्स को कोई भी अमेंडमेंट्स मूव करने हैं तो वो कर सकता है, और अगर उसे एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो उस बिल का पार्ट बन जाता है। तो ये हो गया हमारा पूरा सेकंड रीडिंग। अब आते हैं हम लोग थर्ड रीडिंग पे। तो थर्ड रीडिंग हमारा क्या होता है, थर्ड स्टेज हमारा होता है थर्ड रीडिंग। थर्ड स्टेज हमारा होता है थर्ड रीडिंग। अब क्योंकि पहले रीडिंग के अंदर इंट्रोडक्शन हो गया, पब्लिकेशन हो गया, सेकेंड स्टेज के अंदर हमारा सेकेंड रीडिंग में हमने बिल को डिस्कस भी किया, स्क्रूटनाइज कर लिया, और अगर जरूरी था तो हमने अमेंडमेंट्स भी वहां पे सजेस्ट कर दिया। तो जब ये सारी चीजें यहाँ पे हो चुकी है, ऑलरेडी इससे पहले हो चुकी हैं, तो तीसरे स्टेज के अंदर हम लोग कोई भी अमेंडमेंट्स नहीं कर सकते। ध्यान रहे कि तीसरे स्टेज के अंदर कोई भी अमेंडमेंट्स अलाउड नहीं होते। नो अमेंडमेंट्स आर अलाउड। क्यों? क्योंकि सारे अमेंडमेंट्स जो भी हमें चेंजेस करने थे, हम लोग ऑलरेडी पहले और सेकंड स्टेज में कर चुके हैं। ठीक है। और फिर इसके बाद थर्ड रीडिंग, जो हमारा थर्ड स्टेज होता है, इसके अंदर हम लोग वोटिंग करते हैं, और यहाँ पे या तो रिजेक्ट किया जाता है बिल को, वोटिंग के दौरान या तो बिल को रिजेक्ट किया जाता है ऑल टुगेदर, और रिजेक्ट और एक्सेप्ट, या तो रिजेक्ट किया जाएगा या तो एक्सेप्ट किया जाएगा, और इस पे वोटिंग होगी। ठीक है। तो वोटिंग कैसे होगी, मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। ठीक है। मेजोरिटी, जो मतलब जो मेंबर्स प्रेजेंट होंगे और वोट कर रहे हैं, उनकी मेजोरिटी जो डिसीजन लेगी, चाहे रिजेक्ट करे चाहे एक्सेप्ट करे, तो मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। ठीक है। अगर जो मेंबर्स प्रेजेंट हैं और वोट कर रहे हैं, अगर बिल को एक्सेप्ट कर लेते हैं, इफ एक्सेप्टेड, इफ एक्सेप्टेड, अगर एक्सेप्ट कर लेते हैं, देन द बिल डीम टू हैव बीन पास बाय द हाउसेस। ठीक है। अगर एक्सेप्ट हो जाता है तो इसका मतलब कि लोकसभा के या फिर जिस भी हाउस में इंट्रोड्यूस किया था उसमें क्या क्या माना जाएगा, इसको पास माना जाएगा। ठीक है। उस बिल को क्या माना जाएगा, पास माना जाएगा। फिर उसके बाद इस बिल को रेफर कर दिया जाएगा नेक्स्ट हाउस। अगर मान लीजिए कि अगर उस बिल को इंट्रोड्यूस किया गया है लोकसभा में, तो लोकसभा इन तीन स्टेजेस के बाद अगर बिल को एक्सेप्ट करता है तो ये इसको रेफर कर देगा राज्यसभा को। अब राज्यसभा भी इन बाकी तीन स्टेजेस से इन बिल को, इन तीन स्टेजेस के थ्रू उस बिल को पहले, ये बिल राज्यसभा में इन तीन स्टेजेस के थ्रू गुजरेगा। और फिर उसके बाद चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं अब राज्यसभा में। ठीक है। हम लोग बात करते हैं फोर्थ स्टेज, फोर्थ स्टेज की। तो फोर्थ स्टेज में हमारा आता है बिल इन द सेकेंड हाउस, बिल इन द सेकेंड हाउस, इन दी सेकेंड हाउस। ठीक है। बिल हमारे यहाँ पे फोर्थ स्टेज में सेकेंड हाउस में आ जाता है। थर्ड स्टेज में अगर पहले हाउस में बिल को एक्सेप्ट कर लिया गया है, तो वो रेफर कर देगा बिल को सेकेंड हाउस में। ठीक है। और सेकेंड हाउस में जब बिल आएगा, तो बिल को वापस से वो सारे तीन स्टेजेस से पास होना होता है। ठीक है। दैट मीन्स कि फर्स्ट रीडिंग होगी, फर्स्ट रीडिंग, सेकेंड रीडिंग एंड थर्ड रीडिंग। इन सारे स्टेज से वो बिल दोबारा पास होगा। अब इन सारे स्टेज से पास होने के बाद राज्यसभा के मेंबर्स के पास चार ऑल्टरनेटिव्स होते हैं, फोर ऑल्टरनेटिव्स होते हैं। राज्यसभा के पास फोर ऑल्टरनेटिव्स होते हैं। पहला, कि वो उस बिल को पास कर दें। ठीक है, विदाउट अमेंडमेंट। ठीक है। पास द बिल as sent by the first house. Pass the bill as sent by the first house. ठीक है। दैट इज विदाउट अमेंडमेंट्स, विदाउट एनी अमेंडमेंट।
बिना किसी अमेंडमेंट के पास कर दे। ठीक है। दूसरा अल्टरनेटिव होता है कि सजेस्ट करे कुछ अमेंडमेंट। ठीक है। सजेस्ट amendments and written the bill for reconsideration रिकंसिडरेशन। ओके। तो जब राज्य मान लीजिए कि लोकसभा में वो बिल इनिशिएट हुआ, लोकसभा ने पास कर दिया, फिर उसके बाद फोर्थ स्टेज में राज्यसभा में वो बिल आया। ठीक है। फिर से फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग। ठीक है, इन तीन रीडिंग से वो गुजरा। फिर उसके बाद राज्यसभा के पास हमारे ऑल्टरनेटिव, फोर ऑल्टरनेटिव होते हैं, जिसमें से पहला होता है कि बिल को पास कर दे, जैसे फर्स्ट हाउस में उसके पास भेजा वैसे ही पास कर दे बिना कुछ अमेंड किए हुए। दूसरा होता है कि वो कुछ अमेंड्स को सजेस्ट करे। ठीक है, और बिल को रिटर्न कर दे पहले हाउस को फॉर द रिकंसिडरेशन। ठीक है। फिर तीसरा ऑल्टरनेटिव होता है उसके पास कि वो उस बिल को ही रिजेक्ट कर दे, रिजेक्ट द बिल ऑल टुगेदर, रिजेक्ट द बिल ऑल टुगेदर। ठीक है। या फिर उस क्या करेगा, मे नॉट टेक एनी एक्शन, मे नॉट टेक एनी एक्शन, कोई भी एक्शन नहीं लेना, मतलब बिल को पेंडिंग ऐसे ही छोड़ देना। ठीक है। ठीक, उस बिल को क्या कर दिया, thus keep the bill pending, keep the bill pending, बिल को ऐसे ही पेंडिंग छोड़ दिया। तो यहाँ पे होगा क्या, चलिए हम बात करते हैं पहले दो ऑल्टरनेटिव की। ठीक। अगर मान लीजिए कि लोकसभा ने राज्यसभा के पास बिल को अच्छे से फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग करने के बाद भेजा, पास कर दिया, और राज्यसभा ने भी फर्स्ट सेकंड थर्ड रीडिंग के बाद उस बिल को एज इट इज पास कर दिया बिना किसी अमेंडमेंट के। ठीक है। या फिर राज्यसभा ने लोकसभा को कुछ अमेंड सजेस्ट किए और लोकसभा ने उस अमेंडमेंट्स को एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, तब भी हमारा क्या होगा, बिल पास हो जाएगा। लेकिन अगर अगर राज्यसभा ने उस बिल को रिजेक्ट कर दिया, या फिर राज्यसभा में जो अमेंडमेंट्स जो सजेस्ट किए उसको मानने से लोकसभा ने इनकार कर दिया, या फिर 6 महीने से ज्यादा के लिए राज्यसभा ने उस बिल को अपने पास पेंडिंग रख लिया, तो यहाँ पे एक डेडलॉक क्रिएट हो जाएगा, एक डेडलॉक क्रिएट हो जाएगा। तो इन दैट केस क्या होगा कि जो हमारे प्रेसिडेंट होंगे, जो हमारे प्रेसिडेंट होंगे वो जॉइंट सिटिंग, जॉइंट सिटिंग प्रपोज करेंगे अंडर आर्टिकल 108, अंडर आर्टिकल 108। जॉइंट सिटिंग का प्रोविजन हमारे आर्टिकल 108 में, जहां पे दोनों हाउसेस के मेंबर्स साथ में बैठ के बिल के प्रोविजंस को डिस्कस करेंगे और वोट करेंगे, और जो मेजॉरिटी जो प्रेजेंट होंगे वोट करेंगे, जो निर्णय लेंगे वही निर्णय मान्य होगा। ठीक है। अगर इस तरह से अगर जॉइंट सिटिंग में अगर बिल को एक्सेप्ट कर लिया जाता है, फिर उस बिल को भेजा जाता है हमारे लास्ट स्टेज में, दैट मीन्स फिफ्थ स्टेज में, फॉर द एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, फॉर द एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के एसेंट के लिए। ओके। नाउ अब देखो, कोई भी बिल तब तक एक्ट नहीं बनता जब तक कि प्रेसिडेंट उसको अपना एसेंट ना देते, एसेंट मतलब अपनी स्वीकृति, स्वीकृति ना दे। ठीक है। अब प्रेसिडेंट के पास भी थ्री ऑल्टरनेटिव्स होते हैं, थ्री ऑल्टरनेटिव्स। ठीक है। पहला, पहला ये कि प्रेसिडेंट अगर अपनी एसेंट दे दे, ठीक है, गिव्स हर एसेंट, ठीक है, टू द बिल, टू द बिल, पहला कि अपनी एसेंट बिल को दे दे। अगर प्रेसिडेंट अपनी एसेंट बिल को दे देते हैं तो बिल हमारा एक एक्ट बन जाएगा और स्टैट्यूट बुक में उसको प्लेस कर दिया जाएगा। दूसरा, विथ होल्ड इज एसेंट, विथ होल्ड हर एसेंट, विथ होल्ड हर एसेंट मतलब कि एसेंट देने से ही मना कर दिया। अगर एसेंट देने से ही मना कर देंगे तो यहाँ पे होगा क्या, ठीक है, जो बिल होगा हमारा वो एंड हो जाएगा और वो एक्ट नहीं बन सकता। तीसरा, तीसरा, may return the bill for reconsideration, may return the bill
फॉर रिकंसिडरेशन, रिकंसिडरेशन के लिए बिल को रिटर्न कर दें, ठीक है। तो हाउसेस के पास, और अगर उन हाउसेस के पास गया, उन्होंने वापस से उसको रिकंसिडर किया, उस पे अच्छे से डिस्कशंस वगैरह करने के बाद, ठीक है, हो सकता है कि कुछ चेंजेस किए, हो सकता है नहीं भी किए हो, जब ये दोबारा प्रेसिडेंट के पास इस बिल को आए, बिल दोबारा प्रेसिडेंट के पास असेंट के लिए ये बिल आएगा, ठीक है, तो बिल, तो प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट को अपना एसेंट देना ही होगा। दैट मीन्स कि प्रेसिडेंट अगर बिल को रिटर्न करते हैं रिकंसिडरेशन के लिए, और वो हाउसेस वापस से वो बिल को वापस से प्रेसिडेंट के पास फॉर फॉर एन एसेंट भेज देते हैं, तो प्रेसिडेंट को उस बिल को एक्सेप्ट करना ही होगा, उसे अपना एसेंट देना ही होगा, ठीक है। दैट मीन्स ये लास्ट वाले में, अगर उसने रिटर्न किया, उन्होंने रिटर्न किया उसको रिकंसिडरेशन के लिए, वापस अगर हाउसेस उनके पास भेजते हैं, तो उन्हें उन्हें एसेंट देना होगा, और इस पावर को बोलते हैं हम लोग सस्पेंसिव वीटो ऑफ प्रेसिडेंट। इस पावर को हम लोग बोलते हैं सस्पेंसिव वीटो। हम लोग वीटो, प्रेसिडेंट की वीटो पावर्स को भी एक डिटेल में एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ठीक है।